हेलो दोस्तों, आइए हम जानते हैं न्यूज़ में चल रहे इस महान स्कैम भी कह सकते हैं हम कि राहुल गांधी जो विपक्ष के बहुत बड़े नेता थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है। तो हम सबसे पहले अपने यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते अपनी सोच विकसित करने के लिए हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद सदस्यता समाप्त होने के आधार क्या हैं। संसद सदस्यता समाप्त होने के आधार कहाँ है, इसका प्रावधान, और इसका प्रावधान कहाँ पे है। तो आइए चलते हैं अगले स्लाइड पर। सुर्खियों में क्यों, आखिर जो संसद की सदस्यता समाप्त करने के जो प्रावधान है वह इस समय सुर्खियों में क्यों है। क्योंकि राहुल गांधी को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है। हाँ, सुर्खियों में क्यों है और यह इसका प्रमुख बिंदु क्या है, इसको जान लेते हैं। हाल ही में सूरत की सेशन कोर्ट ने मोदी उपनाम, ध्यान रखेंगे, मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। प्रमुख बिंदु क्या है, आइए जान लेते हैं। मुद्दा क्या है, आखिर ऐसा क्या मुद्दा है जिससे कि राहुल गांधी संकट में है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि मामले में यह कहने के लिए दोषी ठहराया कि सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों होता है, चाहे वह नीरव मोदी हो, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी। मामला या मुद्दा यह है। यह टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान की गई थी कि जितने भी चोर हैं उस सब चोरों के उपनाम में मोदी ही क्यों है। अदालत ने 15,000 रुपये के मुचकले पर राहुल गांधी की जमानत को भी मंजूरी दे दी और उन्हें अपील करने की अनुमति देने के लिए सज़ा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। जो सज़ा थी वो 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया था। क्या है मानहानि, आखिर आप लोग शब्द सुने तो आप लोगों को लगा होगा कि आखिर क्या है मानहानि। तो आइए हम आपको बताते हैं कि मानहानि क्या होती है। भारत में मानहानि एक सिविल दोष है। सिविल दोष मतलब जो सिविल रॉन्ग्स, जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, यदि वो कोर्ट्स में चला जाता है तो वह सिविल रॉन्ग्स के नाम से जाना जाता है। और आपराधिक कृत्य दोनों हो सकते हैं। जो भारत में मानहानि है वह एक सिविल दोष या आपराधिक कृत्य दोनों हो सकते हैं और इसका अंतर इनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित होता है। और जो इसका अंतर होता है, इनके द्वारा प्राप्त किए जाने उद्देश्यों में अंतर्निहित होता है कि किस उद्देश्य से आप उस पर टिप्पणी कर रहे हैं या फिर उसके साथ आपराधिक कृत्य कर रहे हैं। सिविल दोष के अंतर्गत, तो आइए हम जानते हैं कि सिविल दोष के अंतर्गत किस तरह के आपराधिक या फिर मानहानि को माना जाता है। मुआवजे के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाती है और कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है। जो कृत्य है उसमें सुधार का प्रयास किया जाता है। और वहीं मानहानि के आपराधिक मामलों में किसी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित किया जाता है। यदि कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसे दंडित किया जाता है या फिर मुआवजे के माध्यम से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। मानहानि से संबंधित कानून, हमारे भारत देश में जो मानहानि है उससे संबंधित कौन कौन से कानून हैं, तो आइए देखते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 में मानहानि के लिए साधारण कारावास का प्रावधान है, जिसकी अवधि 2 साल या जुर्माना दोनों है। जो आईपीसी की धारा 500 है उसमें मानहानि के लिए साधारण कारावास और 2 साल का सज़ा या जुर्माना दोनों है। 2 साल का सज़ा भी हो सकता है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर आपका आपराधिक कृत्य कुछ बड़ा है तो आपको जुर्माना के साथ साथ 2 साल की सज़ा भी मिल सकती है। जो कोई भी बोले गए या पढ़े जाने के आशय से शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य द्वारा
यह जानते हुए कि ऐसा लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंच सकती है, फिर भी ऐसे कृत्य करना, या फिर यह जानते हुए भी यह व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य कर देता है तो परिणाम स्वरूप उपवादित या अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा। अब जान जाइए कि कोई भी व्यक्ति आप पर कोई गलत लांछन लगा रहा है, या फिर गलत नज़रों से देख रहा है, या फिर गलत संकेतों का इशारा कर रहा है, इशारे के माध्यम से आपको गलत व्यवहार करने के लिए कह रहा है, या फिर कोई ऐसा शब्द बोल रहा है जिससे आपके हृदय को ठेस पहुँचे, तो वह मानहानि होता है और वह मानहानि कहलाएगा। अपवाद। अब अपवाद भी हम देख लेते हैं कि आईपीसी की धारा 499, 500 तो कह रही है कि किस किस तरह से करने पर अपराध है, लेकिन 499 के अनुसार सत्य बात यह है कि लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित करना किया जाना लोक कल्याण के लिए। धारा 499 कहता है कि ऐसा कोई लांछन हो जो कि लोक कल्याण के लिए किया गया हो, जैसे कि ऐसा कोई शब्द हो जिससे कि जिसके बोले जाने से लोक कल्याण होता हो, तो वह लांछन मानहानि नहीं माना जाएगा, वह मानहानि नहीं माना जाएगा। संसद सदस्य पद की अयोग्यता का प्रश्न। अब हम मुख्य रूप से उस प्रश्न पर आते हैं जो आजकल चर्चाओं में चल रहा है। चर्चाओं में चल रहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है, तो वह कौन सा अयोग्यता का कारण है उसे देख लेते हैं। अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन 3 अलग अलग जगहों पर की गई है, और वो 3 कौन से ऐसे जगह है उसे भी हम देख लेते हैं अभी। पहला यह है कि संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 102(1) और 119(1) में वर्णित है। अनुच्छेद 102 के क्लास 1 और अनुच्छेद 191 के क्लास 1 में वर्णित है। एक एमपी एमएलए की अयोग्यता 3 स्थितियों के आधार पर निर्धारित होती है। यदि कोई विधायक हो या फिर सांसद हो तो उसकी जो अयोग्यता होती है वो 3 स्तर पर निर्धारित की जाती है। पहला स्तर है लाभ का पद धारण करना। यदि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा हो या किसी भी लाभ के पद पर है तो वह संसद का सदस्य नहीं हो सकता है। दिमागी रूप से अस्वस्थ या दिवालिया होना। यदि कोई व्यक्ति दिमाग की हालत से अस्वस्थ है, कम दिमाग है, या फिर थोड़ा उसे मानसिक रूप से तनाव है, या फिर ज़्यादा दिक्कत है, तनाव नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है, यदि समझ लीजिए वो पागल है, तो वह व्यक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता। दिवालिया होना का मतलब कि बैंक से लोन लेकर फरार हो, जैसे नीरव मोदी भाग गया है, तो उसी तरह से दिवालिया होना कहा जाता है। नीरव मोदी संसद सदस्य बनने के योग्य नहीं है, यह उदाहरण के तौर पर हम लोग देख रहे हैं। वैध नागरिक का ना होना। यदि कोई भी व्यक्ति वैध नागरिक ना हो, हमारे देश का नागरिक ना हो, तो वह संसद या विधानसभा के किसी भी सदन में सदस्य होने की वरीयता नहीं रखता है। दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा कहाँ पर प्रावधान किया गया है। अयोग्यता से संबंधित कुछ प्रावधान संविधान की 10वीं अनुसूची में वर्णित है। 10वीं अनुसूची आपका दल बदल कानून से संबंधित है, तो आइए देखते हैं। इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान शामिल है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति दूसरे दल से चुनाव का सिंबल लेकर लड़ता है और जीतने के बाद दूसरा दल ज्वाइन कर लेता है, कुछ ऐसे ही करने पर वह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, उसकी सदस्यता समाप्त कर ली जाती है। तीसरा प्रावधान देखते हैं कि तीसरा प्रावधान सदस्यों की अयोग्यता के बारे में कहाँ पर किया गया है। तो अयोग्यता के बारे में कुछ प्रावधान द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1951 में वर्णित है, जो कि अभी चर्चाओं में चल रहा है यह अधिनियम। इस अधिनियम के जरिए हम देखते हैं कि संसद सदस्यता को रद्द करना या फिर संसद के सदस्य को अयोग्य मानना, यह इसी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1951 में वर्णित है। यह कानून आपराधिक मामलों में सजा के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है। यह जो कानून है, यदि व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उस तरह के अपराध में सजा का प्रावधान है, यह जुर्माने का प्रावधान है। तो आइए हम देखते हैं आगे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में सजा या फिर अपराध के मामलों का कंडीशन क्या है, कि किस तरह का अपराध व्यक्ति करेगा कि उसकी सदस्यता को क्षति पहुंच सकती है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। आइए हम इस पर ध्यान देते हैं। इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भी कहते हैं।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है। जो धारा 8 है अधिनियम का, वह दोषी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोकती है, परंतु ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे उन पर लगा आरोप कितना भी गंभीर हो। इस अधिनियम का धारा 8 कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति जब तक न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं कर दिया जाता है, चाहे वह कितना भी जघन्य अपराध किया हो, यदि उसका मामला कोर्ट में चल रहा है तो वह चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। जब तक उसे सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है तब तक के लिए वह चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 का क्लास 1 और क्लास 2 के प्रावधान के अनुसार यदि कोई सदस्य, सांसद अथवा विधायक अस्पृश्यता, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना और भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा। माना ही नहीं जाएगा, आगे देखते हैं। 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त जो इन सभी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 का क्लास 3 क्या कहता है? क्लास 3 के प्रावधान के अनुसार यदि कोई सदस्य उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित किया जाता है तथा उसे न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसा आपराधिक कृत्य करता है और उसका अपराध साबित हो जाता है तो दोषी ठहराए जाने की जो तिथि है उस तिथि से न्यूनतम 2 वर्ष का अधिक कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सज़ा समाप्त होने की तिथि के 6 वर्ष बाद तक चुनाव लड़ने से के लिए अयोग्य माना जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष का सज़ा सुनाया जाता है तो वह व्यक्ति सज़ा पूरा करने के बाद अपने सदस्यता पुनः वापस ले सकता है, लेकिन जैसे ही अगला चुनाव होगा उस चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। 6 वर्ष के लिए वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कह रही है। अब देखते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का धारा 9 क्या कहता है। भ्रष्टाचार, निष्ठाहीनता के लिए, बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता से संबंधित जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का धारा 9 है वह कहता है भ्रष्टाचार, निष्ठाहीनता के लिए, बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता से संबंधित। यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लागू होता है जो भ्रष्टाचारी हो, निष्ठाहीन हो, उस व्यक्ति के बर्खास्त करने या फिर अयोग्य साबित करने के लिए धारा 9 में प्रावधान किया गया है। धारा 10 क्या कहता है? चुनाव खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कहा गया है कि कोई भी विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य प्रतिनिधि प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका खर्च करने का एक्सपेंडिंग कैपेसिटी एक लिमिट होती है। उस लिमिट का लोखा जोखा यदि वो आयोग को नहीं सौंप रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं सौंप रहा है, ऐसे कंडीशन में वह व्यक्ति अयोग्य माना जाएगा। या फिर जैसे कि क्राइटेरिया है 50 लाख खर्च करने की, 50 लाख खर्च करने की कि कोई भी सांसद 50 लाख खर्च कर सकता है और आप 52 लाख खर्च कर दिए तो ऐसे में आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। धारा 11 क्या कहता है? भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित। देखिए कहा जाता है जो आचरण होता है, आपका व्यवहार होता है, यदि आपका व्यवहार ही भ्रष्ट है तो आप जनप्रतिनिधि कैसे बन सकते हैं?
आप संसद के रिप्रेजेंटेटर कैसे बन सकते हैं जब आपका आचरण ही खराब है। किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि यदि धन चला गया तो कुछ भी नहीं गया, स्वास्थ्य चला गया तो कुछ चला गया, लेकिन जब आपका कैरेक्टर चला गया तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, आपका सब कुछ चला गया। इसी के आगे हम देखते हैं यह कानून कैसे बदल गया। यह जो कानून था, इस कानून के तहत तो हमें नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कृत्य किया है जिसके कारण उनकी सदस्यता छीन ली गई है। तो आइए हम देखते हैं कि यह कानून कैसे बदल गया कि उनकी सदस्यता छीन ली गई। आरपीए के तहत धारा 8 का 4 क्लॉज क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होती है। धारा 8(4) का क्लॉज कहता है कि जिस दिन व्यक्ति को कोर्ट द्वारा अपराधी मान लिया जाता है, उस तारीख से अयोग्यता केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होता है। उस अवधि के भीतर एमपी एमएलए उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर करा सकते हैं। क्या ये सही है? इस पर आप टिप्पणी करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत। हालांकि 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ, लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) क्लॉज को असंवैधानिक करार दे दिया। असंवैधानिक करार क्यों दे दिया? क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप लोग टिप्पणी करके बताइएगा, कोई भी व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है, साबित हो जाता है, उसके 3 महीने बाद तक वह व्यक्ति अपना दलील वकील पेश कर सकता है कोर्ट में, सिद्ध होने के बावजूद भी यदि वो प्रतिनिधि है तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहीं 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया। और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट है तब तक हम लोग सही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया था कि कोई भी संसद सदस्य, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और न्यूनतम 2 साल की कारावास की सजा दी जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। इसके पहले जो दो सिद्धि के तारीख से 3 महीने तक वरीयता थी कि वह अपना वकील दलील पेश कर सकता था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करार देते हुए वर्ष 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में एक फैसला यह सुना दिया कि संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य यदि उन्हें 2 साल की न्यूनतम कारावास की सजा दी जाती है तो वह तत्काल प्रभाव से सदन की योग्यता खो देंगे। यदि कुछ वो जघन्य अपराध ऐसा कर देते हैं जिनके कारण न्यायालय द्वारा उसे 2 साल की सजा सुना दी जाती है तो वह तुरंत ऑन द स्पॉट अपने सदस्यता खो बैठेंगे। आइए हमारा अंतिम स्लाइड है। वर्ष 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ, ये दूसरा मामला है जो 2013 के बाद आया था। जनप्रति अधिनियम 1991 और सदस्यता अयोग्य घोषित करने के आधार पर यह दूसरा बार आया। यह लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी। यह बहुत ही सोचने वाली बात है कि अयोग्यता जो है वो अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी। इनका कहने का मतलब है कि यदि अपीलीय अदालत में आप दोष सिद्ध कर दिए गए हैं तो आपका जो जिस दिन दोष सिद्धि हो रही है उस तारीख से लागू नहीं होगी। क्या नहीं लागू होगा? कि आप संसद के सदस्य नहीं हैं। तो इस हिसाब से आप लोग कमेंट करके बताइए कि राहुल गांधी को किस के तहत या किस कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या भारत सरकार इनके बारे में अच्छा निर्णय लिया हुआ है या फिर मानहानि का मामला सही है या गलत है? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमको अभिव्यक्ति एवं वाक स्वतंत्रता देती है, जिससे कि हम अपने लोकतंत्र के सुधार या जन कल्याण के लिए कुछ ऐसे
बातों को बोल सकते हैं। यदि उपनाम को मोदी को लेकर के ऐसा किया गया है राहुल गांधी के साथ, तो ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में कहीं वर्णित नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, हमारी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि हम पढ़ाते वक्त बार बार लाइव सब्सक्राइब की बात नहीं करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है।